बेटा जूनियर इंजीनियर की बहुत सारी वैकेंसी तो आपको देखने मिलती हैं, पर अभी उसकी तैयारी के साथ में आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जो भर्ती आई है, बहुत बड़ी जो रिक्रूटमेंट है, वो है राजस्थान विद्युत विभाग लिमिटेड की। यानी कि आप अगर देख पा रहे हैं तो 2025 में जूनियर इंजीनियर की राजस्थान ने वैकेंसी निकाल दी है। स्टेट गवर्नमेंट की सबसे अच्छी नौकरियों में एक है ये। और इसको कैसे क्रैक करना है, इसमें कैसे आपको सिलेक्शन लेना है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे। तो स्वागत है आप लोगों का इंजीनियर्स वाला में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आ गई है राजस्थान में, जो कि बहुत समय से आपका इंतजार था। एक रेगुलर वैकेंसी है, आपको करीब करीब हर साल देखने मिलती है। अगर थोड़ा सा आगे पीछे देखा जाए, एक आध साल हटा दिया जाए, तो जनरली आप हर साल इस वैकेंसी को देख पाते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि कौन कौन सी कंपनियां इसमें होती हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि RVUN, RVPN, JVVN, AVVN और JVVVN। ठीक है, आप अगर फील्ड देखेंगे तो यहां पे आप इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल की कोर कंपनियां हैं ये। एक तरह से आप ये देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों के लिए कोर, अगर आप टेक्निकल में रहना चाहते हैं तो आपके लिए सब तरीके की प्रोफाइल आपको यहां पे देखने मिलती है। पर सबसे बड़ी जरूरी बात, वैकेंसी कितनी है सर। तो वैकेंसीज आप लोगों को देखने मिलेगी कि इलेक्ट्रिकल के लिए अगर आप देखेंगे तो टोटल वैकेंसी है 228। तो 228 वैकेंसी के लिए आपको इलेक्ट्रिकल वालों को लड़ना है। मैकेनिकल की भी वैकेंसी यहां पे देखने मिलती है, यानी कि आपको 25 वैकेंसी मैकेनिकल की देखने मिलेंगी। इसके अलावा कम्युनिकेशन वाले बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स की जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी बहुत कम आती है, जबकि राजस्थान आपको हर एक वैकेंसी हमेशा देता है कम्युनिकेशन वालों को। तो आप देख पा रहे हैं 11 वैकेंसीज आई हैं बेटा, बहुत कम है, इतनी ही मुश्किल से आ पाती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो कम्युनिकेशन के लिए भी अच्छी खासी वैकेंसी आप लोगों को दिख रही है कि जिनके लिए जूनियर इंजीनियर की कोई वैकेंसी नहीं होती, वो भी 11 वैकेंसी के लिए लड़ाई कर सकते हैं। तो बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि इसमें अप्लाई करें। फायर सेफ्टी के लिए भी आप लोगों के लिए 2 वैकेंसी हैं और जूनियर केमिस्ट्री के लिए भी। ठीक है, हमारे लिए जो मेन सोचने वाली चीज है, जो हमारी वैकेंसी है, वो है ये वाली। तो आप लोग जो देखेंगे वो ये वैकेंसी हैं आप लोगों को, जिस पे तैयारी करनी है अपनी अपनी ब्रांच के हिसाब से। पर सर वैकेंसी तो ठीक है, एलिजिबल कौन कौन है। तो अगर मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि एलिजिबल ब्रांच है आपकी इलेक्ट्रिकल। अगर आप इलेक्ट्रिकल की किसी भी स्ट्रीम से इंजीनियरिंग करे हुए हैं, किसी भी स्ट्रीम से, यानी कि आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई भी ब्रांच, कोई भी स्ट्रीम है, ठीक है, जैसे बहुत बच्चों की इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, जो भी आपकी ब्रांच है, अगर आपकी इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है तो आप एलिजिबल होंगे। ठीक है, जनरली ध्यान रखिएगा, BE BTech वालों के लिए है ये एलिजिबिलिटी। ठीक है, मैकेनिकल के लिए भी सेम है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या फिर मैकेनिकल से रिलेटेड कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप मैकेनिकल में एलिजिबल हैं। और अगर आप कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन या कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर आप कर रहे हैं, ECE वाले बच्चे जिनको कहते हैं, है ना, अगर आप 4 ईयर बीटेक कर रहे हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे, है ना। फर्क नहीं पड़ता आप किसी भी तरीके से करें, पर आपकी 4 ईयर की डिग्री होना जरूरी है। अगर फायर सेफ्टी की बात करें तो इसके लिए भी आपकी 4 ईयर की कोई भी डिग्री एलिजिबल है ना। और साथ में अगर आप देखेंगे तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विद फुल टाइम डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ठीक है, तो ये वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं जो फुल टाइम डिप्लोमा किए हुए हैं इन ब्रांचेस में। तो ये फायर सेफ्टी वालों के लिए ये भी बच्चे एलिजिबल हैं, तो डिप्लोमा वाले इसको भर सकते हैं। तो ये है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि बच्चे भर पाएंगे। पर सिलेक्शन प्रोसीजर भी बहुत सिंपल है इसका, यानी कि आप कहेंगे तो बहुत सिंपल वाला पैटर्न बनाया है आपके राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने। आप देखेंगे कि केवल 1-2 घंटे का पेपर लेंगे ये लोग आपसे, है ना, 2 घंटे का पेपर लेंगे। बताऊंगा इस पेपर में क्या क्या आना है, इसके बारे में बात हम करेंगे। पर 2 घंटे के पेपर में क्या क्या होगा, है ना, तो 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, जैसा कि आप लोग और भी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम देते हैं। तो उसी जूनियर इंजीनियर के एग्जाम जैसे दे रहे हैं वैसा ही 2 घंटे का इंटरव्यू है पेपर। इस पेपर के बाद अगर आप देखेंगे तो देयर शैल बी नो इंटरव्यू, मतलब कोई इंटरव्यू नहीं है, जो भी आपके मार्क्स होंगे उसके हिसाब से आपकी मेरिट बन जाएगी, ठीक है ना, मेरिट बन जाएगी। तीसरी बात, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, हर गलत आंसर पे गलत नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे, इसका मतलब यह है कि गलतियां नहीं करनी है, मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी इस पे। इसके अलावा अगर आप इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि कोई भी बच्चा, अगर आप
यूआर कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, तो आपको पार्ट ए और पार्ट बी में, यानी कि इस एग्जाम का अगर मैं पैटर्न बताऊं तो दो पार्ट में एग्जाम होगा, पार्ट ए और पार्ट बी, यानी एक ही एग्जाम के दो पार्ट होंगे। इन दोनों पार्ट में आपको 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे। 30% मतलब अगर एक पार्ट में 60 क्वेश्चन है तो 18 क्वेश्चन आपको सही करने पड़ेंगे कम से कम, तब आप एलिजिबल होगे सिलेक्शन के लिए, वरना सिलेक्शन ही मना कर देगी कंपनी कि हमें नहीं लेना तुम्हें। ठीक है, सिमिलरली अगर आप है ना कैटेगरी वाइज देखेंगे कि एससी एसटी कोई भी कैटेगरी के हैं, तो आपको केवल 20% मार्क्स कम से कम लाने पड़ेंगे। ठीक है, 20% कितने होंगे किस एग्जाम में, तो मैं आपको पैटर्न बताता हूं अभी एग्जाम का, जिसमें आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, और यहां पे अगर आप देखोगे द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय कैंडिडेट इन पार्ट ए एंड बी बोथ ऑफ द एग्जाम विल बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। इसका मतलब दोनों में टोटल मार्क्स आपके जितने बनेंगे पार्ट ए पार्ट बी में, उसका टोटल जितना मार्क्स आएगा उससे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, यानी कि अगर आपको इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आपको पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो, दोनों में कम से कम 30% मार्क्स लाने पड़ेंगे, और उसके बाद फिर मेरिट में भी आना है, यानी टॉप तो करना ही है। पर अगर कोई भी बच्चा इतने मार्क्स नहीं ला पाए तो किसी का सिलेक्शन भी नहीं होगा, तो कम से कम ये मार्क्स आपको लेके आने हैं। चलिए, तो सर पार्ट ए पार्ट बी में है क्या, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूं एग्जाम पैटर्न जो होगा पार्ट ए और पार्ट बी। तो अगर ये 100 क्वेश्चन का पेपर है ना, 2 घंटे का पेपर होगा 100 क्वेश्चन का। ठीक है, तो पार्ट ए के 40 क्वेश्चन होंगे और पार्ट बी के 60 क्वेश्चन। ठीक है, 60 क्वेश्चन, यानी कि मिनिमम 30%, मतलब कितना हो गया 30% 60 का 18 क्वेश्चन, तो 18 क्वेश्चन आपको यहां पे, 18 क्वेश्चन यहां पे और 12 क्वेश्चन यहां पे कम से कम आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, ये है आपका कंडीशन। अब साथ में सिलेबस की बात कर लें, सर क्या क्या है, तो द स्टैंडर्ड एंड सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी लेवल ऑफ डिग्री इन इंजीनियरिंग इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। मतलब 60% का जो आपका वेटेज होगा वो आपकी ब्रांच पे डिपेंड करेगा कि आपकी ब्रांच कौन सी है, आप जिस भी ब्रांच के स्टूडेंट हैं उस ब्रांच के बच्चों को आपकी इंजीनियरिंग का जो भी सिलेबस था, ठीक है, वो सिलेबस में से आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब सर बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, नहीं बेटा बहुत कुछ नहीं पढ़ना। आप लोग जो भी चीजें पढ़ रहे हो, चाहे आप अशोका के स्टूडेंट हो, चाहे आप आरआरबी जेई के स्टूडेंट हो, चाहे आप एसएससी फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, है ना, आप लोग जो पढ़ रहे हो वो करीब करीब 70 से 80% सिलेबस होता है। अशोका वालों के लिए 100% सिलेबस कवर होगा इसका। ठीक है, पर अगर आप कोई और एग्जाम के लिए जैसे तैयारी कर रहे हो, जैसे एसएससी जेईई फाउंडेशन, तो आपका इसका भी 70% तक सिलेबस कवर होता है। कुछ स्पेशल टॉपिक्स होंगे जो आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि इंजीनियरिंग लिखा है पूरा पूरा, देख रहे हो, तो इंजीनियरिंग मतलब एक प्री डिफाइंड सिलेबस की बात नहीं करी जा रही है, पूरी इंजीनियरिंग की बात करी जा रही है। तो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आप लोगों के या तो अशोका से देखने पड़ेंगे या फिर खजाना से। ठीक है, तो खजाना और इन्फिनिटी अगर आपके पास है, इन्फिनिटी बैच, तो भी आप पढ़ सकते हो आराम से। तो जनरली यहां पे वो ही सिलेबस होगा जो आप पूरे साल अशोका वाले में, अशोका के बैच में पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, उतना ही चीजें पढ़नी है, तो यहां पे 60% कवर आपका टेक्निकल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 40% वेटेज की। तो 14% वेटेज में ये नॉन टेक्निकल सिलेबस रहेगा पूरा का पूरा, जिसमें आप देख पा रहे हैं रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी आएगा, मैथमेटिक्स आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, एवरीडे की बातें आएंगी, एवरीडे साइंस आएगी, हिंदी आएगी और इंग्लिश आएगी। ठीक है, इंग्लिश जनरल। तो इतने टॉपिक आप लोगों के आएंगे ही आएंगे, यानी कि आपको इतने टॉपिक से और पढ़ाई करनी पड़ेगी। यानी कि टेक्निकल तो सर आएगा ही, पर नॉन टेक भी एक अच्छा खासा वेटेज कवर करेगा। 40% का वेटेज नॉन टेक्निकल रखेगा। क्लियर बात? तो एग्जाम पैटर्न तो समझ में आ गया सर। अगर नॉन टेक्निकल का सिलेबस देखें, क्योंकि टेक्निकल तो वही है जो हम लोग सब पढ़ेंगे ही, है ना। टेक्निकल आपको कोई ऐसा नहीं है, अशोका बैच देखोगे या कोई भी चीज देखोगे तो आपको दिखेगा बकायदा कि टेक्निकल में जो सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट होते हैं कुछ, जैसे कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, पावर सिस्टम हो गया, मशीन हो गया, है ना, मेजरमेंट हो गया, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और रिमेनिंग सारे बेसिक सब्जेक्ट। ठीक है ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है, यूटिलाइजेशन हो गया, इनको तो कवर करना ही है, पर इसके अलावा रिमेनिंग सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज अगर करोगे तो उससे आपको बहुत अच्छी से बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस में आप देखोगे तो रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग मेंटल एबिलिटी में क्या क्या आएगा आप इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले सकते हैं। इस पूरे सिलेबस को आपको बहुत अच्छे से देखना है।
ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो लेटर सीरीज, ऑड मैन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, ये सारे टॉपिक्स से आपको एनालिटिक रीजनिंग में टॉपिक क्वेश्चन मिलेंगे। इसके अलावा 12th लेवल तक का मैथ मिल जाएगा, तो मैथ को पढ़ के रखें, यानी 12th लेवल तक का मैथ समझ लो। 12th लेवल मतलब डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन, इस तरह की बातें भी छोटी मोटी पूछी जा सकती हैं। ठीक है ना। साथ में जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस के टॉपिक्स आ जाएंगे। इसमें भाई साहब राजस्थान से रिलेटेड बहुत कुछ आएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्टेट का पढ़ना है। आप ऐसा मत करने बैठ जाइएगा कि यूपीएससी का कोई नोट्स उठा के कि चलो हम जनरल साइंस पढ़ लें, या है ना जनरल अवेयरनेस पढ़ लें, जनरल नॉलेज पढ़ लें। राजस्थान से रिलेटेड ही आपको चीजें पढ़नी है सारी की सारी। ठीक है, राजस्थान से रिलेटेड ही पढ़ेंगे सारी चीजें, पॉलिटिक्स हो चाहे इंडियन पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, राजस्थान पॉलिटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, ज्योग्राफी देखेंगे, इंडियन हिस्ट्री, सिविक्स, ये सारी चीजें देखेंगे। साथ में हिंदी के क्वेश्चन आएंगे ग्रामर के 10th लेवल तक के, और इंग्लिश के आएंगे। ये पूरा है पार्ट बी। ये क्या है आपका पार्ट बी। तो पार्ट बी के 40% में इतना कुछ आएगा। इसमें एक चीज याद रखें कि सारे क्वेश्चन आपके बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे। कंडीशन केवल इतनी है कि हिंदी जनरल वाले क्वेश्चन प्योर हिंदी में होंगे, इसका आपको इंग्लिश में कुछ नहीं मिलेगा, और इंग्लिश वाले क्वेश्चन प्योर इंग्लिश में होंगे, इसका आपको हिंदी में कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन आपको सारे हिंदी और इंग्लिश में मिलेंगे। तो ये चीज आपका रहेगा सिलेबस। सिलेबस इतना कवर कर लिया तो सिलेक्शन की गारंटी तो पक्की है ही है ना। तो सबसे पहले सिलेक्शन अगर हो गया और अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर पाए, तो सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी कितनी लोगे भाई? तो सैलरी लेंगे आप तो देखेंगे कि पोस्ट आपकी रहेगी ये वाली। अगर आप पोस्ट को देखें तो आपकी पोस्ट रहेगी जूनियर इंजीनियर। इसमें आपका 2 साल का प्रोबेशन होगा। प्रोबेशन बोले तो 2 साल का प्रोबेशन। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड ऐसा होता है, यहां पे आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, टेम्परेरी जॉब की तरह आपको रखा जाता है, जिसमें आपका फिक्स रिम्यूनरेशन होता है 23,700 रुपए। यानी 23,700 रुपए आपके अकाउंट में आएंगे फिक्स, और आपको एज ए ट्रेनी या फिर ये कह लीजिए प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा। यहां पे आपको गवर्नमेंट के कोई अलग से बेनिफिट नहीं मिलते, सिर्फ और सिर्फ आपको एक फिक्स सैलरी मिलेगी 23,700 रुपए। 2 साल का अगर आप प्रोबेशन कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद आप ऑफिशियली हो जाओगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, और ये कहने वाली बात है, ये प्रोबेशन इसलिए रखा गया था कभी कि कोई एम्प्लॉय बहुत ही ज्यादा खराब हो या बहुत ही ज्यादा लायक नहीं हो जॉब के, तो उसको प्रोबेशन के बाद हटाया जा सके। पर कभी लाइफ में मैंने तो कभी नहीं सुना किसी बच्चे को कि प्रोबेशन के बाद हटा दिया गया हो कि नहीं भाई तू तो लायक नहीं है। ठीक है, और बच्चा इतनी मेहनत करके आया है तो कोई मतलब भी नहीं है वो कि वो ऐसा कुछ कर दे। हाँ, कंडीशन ये है कि अगर आपकी कंपनी में आपके जीएम साहब बैठे हैं, कोई बैठा है, बड़ा आदमी बैठा है, और आप जाके उसमें रैप्टा मार दो, है ना, तो प्रोबेशन के बाद आपको रेगुलर नौकरी नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंडीशन है कि प्रोबेशन से आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय में शिफ्ट नहीं हो पाओ। तो अगर आप गवर्नमेंट 2 साल बाद जब आपका प्रोबेशन खत्म हो जाएगा तो आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह काम करोगे, जिसमें आपका बेसिक होगा। ठीक है, बेसिक मतलब बेसिक पे, बिल्कुल ये मिनिमम पे, बेसिक होगा आपका 33,800। ठीक है, फिर इसमें HRA, TA, DA बहुत कुछ जुड़ेगा, और फिर आपकी सैलरी करीब करीब एक अच्छी खासी सैलरी आपकी बन जाएगी। मतलब यानी बेसिक पे आपको मिलेगा, है ना, गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार 33,800 रुपए। इसके बाद आपके सारे नॉर्म जुड़ के एक अच्छी खासी सैलरी आपको बनेगी। तो ये है आपकी सैलरी जो कि आपको इस पोस्ट पे मिलेगी। तो ये सब चीजें हैं जो आपको डिस्कस करनी, समझनी है ना, और तैयारी के लिए लग जाना है, क्योंकि तैयारी, है ना, ये जो जॉब वैकेंसी है वो आपको साल में जब भी आती है एक अच्छा खासा बच्चे को लेती है, और बहुत ही अच्छी वैकेंसी भी है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इन्होंने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है, और एक अच्छी लाइफ है। तो अगर आपको सरकारी नौकरी आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इस वैकेंसी पे फोकस करके चलना ही है। और इस वैकेंसी के लिए स्पेशल कुछ भी नहीं पढ़ना है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि वैकेंसी के लिए स्पेशल कुछ नहीं पढ़ना है। आप लोगों को बस ये करना है कि हम जो भी चीजें पढ़ाई कर रहे हैं बस वो पढ़ते रहना है, रेगुलरली उस पर देखते रहना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाते रहने हैं उसके, बस। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो किसी भी चीज को लेके, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए आप लोग कुछ नहीं करें, टेलीग्राम पे सीधे सर्च करें लॉरेंसर PW। तो यहीं पे आज का सेशन कम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।